बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में कोलिजन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रा बताइए, आपसे कहा जा रहा है कि एच हाइट से किसी पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी छोड़ा गया है। ये कितनी हाइट है? एच हाइट। एच हाइट से किसी पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी रिलीज किया गया। यहाँ सरफेस पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। ई जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। अब जरा जवाब दीजिए हमको, ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी। जब ये यहाँ टकरा रहा होगा तो मान लो इसकी स्पीड v नॉट है, v नॉट। तो ये v नॉट जस्ट बिफोर कोलिजन है, क्यों? तो बताइए v नॉट की वैल्यू कितनी होगी? v नॉट बराबर √2gh। हमने यहां से यहां तक लगा दिया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v नॉट हो जाएगा √2gh। ये तो क्लियर है ना कहां से आया? अब जरा बताओ हमको, ये पार्टिकल जब वापस उठेगा, ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है और ये सरफेस रुका हुआ है, स्टेशनरी है, ग्राउंड है, तो हमने आपको सिखाया था अगर कोई भी पार्टिकल किसी स्टेशनरी सरफेस पर अगर v नॉट से टकराता है तो रिबाउंड कितने से करता है? अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है और कोई पार्टिकल किसी सरफेस से v नॉट से टकराएगा तो रिबाउंड कितने से करेगा? ई v नॉट से। ये कहां से आई इक्वेशन? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, मान लो b डैश, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच b नॉट, तो b डैश बराबर ई v नॉट, राइट। ये बात ये केवल तभी लगाते हैं जब सरफेस कैसा है? स्टेशनरी। तो b नॉट से टकराएगा तो रिबाउंड कितने से करेगा? ई v नॉट। तो ये देखो वापस यहां से उठा ई v नॉट से। ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर कोलिजन, ये जस्ट आफ्टर, और इन दोनों को मिला करके पहला कोलिजन कंप्लीट, फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। बताइए अब हमको जरा, यहां से यहां तक एच आया, ये वापस कितनी हाइट तक जाएगा? वापस बताओ, वेलोसिटी यहां 0 होगी, ये इसकी ऊपर उठने वाली हाइट होगी। आया अगर ये एच हाइट से है तो वापस कितनी हाइट तक जाता है? वाह क्या बात है, 3h/4 कहां से आ गया बेटा? हमें ये हाइट निकालना है, ये हाइट। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं? एस बराबर ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत कमजोर हो गए हैं आप। v0, u बताओ कितना? ई v नॉट, तो ई v नॉट का स्क्वायर माइनस 2gh डैश, h डैश आ गया बेटा ई स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई 2g, और v नॉट स्क्वायर कितना है? 2gh। तो यार रख दो, ई स्क्वायर 2gh अपॉन 2g, 2g से 2g कैंसिल, तो वो हाइट आएगी ई स्क्वायर h। वो हाइट आ गई जिस हाइट तक वो वापस जाएगा, वो हाइट हो गई ई स्क्वायर h। यानी हमें एक बात और सीखने को मिल गई, अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी सरफेस से टकराएगा तो v नॉट से टकराएगा तो ई v नॉट से उठेगा और ई स्क्वायर h हाइट तक वापस जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आप देखना, फिर ये बताओ वापस आएगा यहां से दूसरे कोलिजन की तैयारी में, जीरो वेलोसिटी से कितनी हाइट से वापस आ रहा है बेटा? ई स्क्वायर h। तो जब बताओ ये ई स्क्वायर h हाइट से आएगा तो फिर ई v नॉट से टकराएगा। ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन, ठीक। अब बताओ कितनी वेलोसिटी से वापस उठेगा? जल्दी बोलिए। जो रिबाउंड वेलोसिटी होगी वो टकराने वाली वेलोसिटी का ई टाइम्स, तो ई v नॉट से टकराया तो उठेगा कितने से? ई स्क्वायर v नॉट से। कितनी हाइट तक जाएगा वापस? जल्दी बोलो।
आने वाली हाइट का ई स्क्वायर टाइम्स, तो आने वाली हाइट है ई स्क्वायर एच, तो वापस हाइट ई पावर 4h। ठीक है, अब देखो ये यहां से फिर बताओ जीरो वेलोसिटी से आएगा, अंडर ग्रेविटी आएगा, कितनी वेलोसिटी से टकराएगा बोलिए जल्दी से। ई पावर 4h हाइट से आया, कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, ई स्क्वायर वी नॉट, उठेगा कितने से, ई क्यूब वी नॉट, राइट। कितनी हाइट तक जाएगा बेटा, ई पावर 6h। और क्या ये चलता ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इनफाइनाइट होंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इनफाइनाइट, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए इनफाइनाइट कोलिजन में इस पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना इसने टोटल मोमेंटम सरफेस को ट्रांसफर किया, टोटल कितने टाइम तक ये हवा में रहा, हमें सारी बातचीत करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं इसका टोटल डिस्टेंस। चलिए ये हटा दें, इधर वाला हटा दें। तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, ध्यान देना जरा। तो देखना भाई, एस टोटल डिस्टेंस बताओ, पहले कितना आया एच, फिर कितना ई स्क्वायर एच कितनी बार, ई की पावर 4h कितनी बार, ई की पावर 6h कितनी बार, क्या सब दो बार होगा, केवल एच एक बार होगा। तो मैं लिखूंगा एच प्लस एच आया, फिर ई स्क्वायर एच दो बार, ई पावर 4h दो बार, ई पावर 6h दो बार, तो हम लिखेंगे ई स्क्वायर एच टू टाइम्स ई पावर 4h, टू टाइम्स ई पावर 6h, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये सीरीज, राइट। ये बताओ आएगा टोटल डिस्टेंस। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, h प्लस 2e स्क्वायर एच कॉमन ले लो, चलो कितना बच रहा है, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई पावर 4 प्लस ई पावर 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो क्या बताओ, इससे एक और से देखिए, ये सीरीज क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन रेशियो ई स्क्वायर, तो बताओ इसका सम h प्लस 2e स्क्वायर एच बाहर है। चलो भाई बताओ, आपने एक जीपी पढ़ा होगा, ए आर स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसके इनफाइनाइट टर्म का सम ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की जगह कितना 1 अपॉन 1 माइनस आर की जगह ई स्क्वायर, ये हो गया एस टोटल, राइट। एलसीएम ले लो बेटे, एलसीएम लीजिए, ये देखो एस टोटल बराबर एच माइनस ई स्क्वायर एच प्लस 2e स्क्वायर एच अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये आ गया देखो h प्लस ई स्क्वायर एच अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। जो टोटल डिस्टेंस आया है, h कॉमन ले लो, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। बताइए, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक, कोई दिक्कत, ये तो आपको पता ही है जीपी, ये जीपी बना है। तो अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट टर्म का ए प्लस ए आर स्क्वायर इनफाइनाइट टर्म का जीपी है, तो इसके सम का जो रिजल्ट होता है ए पहला टर्म अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे आर 1 से छोटा नंबर, आर 1 से छोटा नंबर, राइट।
तभी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई क्या हो गया इसमें। अब देखो भाई, अब अगर हम बात करें कि मान लो कहेंगे इनफाइनाइट कोलिजन में टोटल मोमेंटम चेंज बताइए, टोटल मोमेंटम इसने सरफेस को कितना ट्रांसफर किया, अगर ये कहा जाए जब ये सरफेस से इनफाइनाइट बार टकराया तो इसने कितना टोटल मोमेंटम ट्रांसफर करा, ये कहा जाए। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले मोमेंटम चेंज इन फर्स्ट कोलिजन डेल्टा P1, पहले कोलिजन में मोमेंटम का चेंज, ये देखिए पहला कोलिजन ये है, टकराने से पहले इतना मोमेंटम लेके आया, कितना लेके आया m इंटू किधर की तरफ डाउनवर्ड, वापस कितना लेके गया m इंटू ई वी नॉट। तो बताओ चलो चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन। अच्छा, इसका मोमेंटम जो ट्रांसफर हुआ सरफेस को इसने ट्रांसफर किया, कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, डेल्टा P1 बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल लिखा जाएगा। चलो बेटा फाइनल मोमेंटम बताओ, m इंटू ई वी नॉट किधर की तरफ प्लस जे माइनस इनिशियल मोमेंटम m वी नॉट माइनस जे। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया भाई, m वी नॉट कॉमन ले लें, e प्लस 1 जे कैप, ये आया मोमेंटम चेंज ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन। इस बॉडी का फर्स्ट कोलिजन में मोमेंटम चेंज आ गया है। यह आ गया मोमेंटम चेंज इन फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, अब देखो मोमेंटम चेंज ड्यूरिंग सेकंड कोलिजन, दूसरे कोलिजन में फिर से वही लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो दूसरा कोलिजन देखो बेटा ये है, ये सेकंड कोलिजन, ये सेकंड कोलिजन के जस्ट पहले का फोटो, ये सेकंड कोलिजन के जस्ट बाद का फोटो। तो हम फिर से लिखेंगे P फाइनल माइनस P ने फाइनल मोमेंटम बोलो m इंटू ई स्क्वायर वी नॉट प्लस जे माइनस माइनस का m ई वी नॉट जे कैप होगा, पूरे से कॉमन ले लो क्या m ई वी नॉट, कितना बच रहा है e प्लस 1 जे कैप। यानी बताओ दूसरी बार जो मोमेंटम चेंज हुआ वो पहले वाले का कितने टाइम e टाइम। सिमिलरली डेल्टा P3 डायरेक्ट लिख दें, क्या आएगा बोलो m ई स्क्वायर वी नॉट e प्लस 1 जे कैप। ऐसे ही बताओ इनफाइनाइट तक जाएगा ये सीरीज। तो अगर कहा जाए डेल्टा P नेट, नेट चेंज इन मोमेंटम, तो आप कहोगे डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहां से आप चाहें तो m बी नॉट ई प्लस 1 पूरा कॉमन ले लो, क्यों कितना बच रहा है अंदर 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, डायरेक्शन आएगी जे कैप, देख लीजिए आएगा। अब ये बताओ जीपी बन गया बेटा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बताओ डेल्टा पी नेट, नेट चेंज इन मोमेंटम, तो ये बनेगा एम बी नॉट ई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई, ये आंसर होगा। चाहे तो आप बी नॉट की वैल्यू भी रख सकते हैं, एम इंटू बी नॉट की वैल्यू बताओ, बी नॉट की वैल्यू √2g h भी रख सकते हैं, √2gh, और इधर 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये आंसर होगा। तो देख लेना कि आंसर किस फॉर्म में दिया है, एच के फॉर्म में दिया है, और ये डायरेक्शन आएगी जे कैप, ये आएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो वो हमसे ऑब्जेक्टिव में से सवाल करते हैं कि ये पार्टिकल इनफाइनाइट बार जब सरफेस से टकराया तो इसका कितना मोमेंटम टोटल चेंज हुआ कोलिजन के दौरान, तो ये आंसर हुआ राइट। हम आपसे कहें ये पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा,
कितनी देर तक ये हवा में रहा। तो बताओ जरा, हमें निकालना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितनी देर तक हवा में है। इनफाइनाइट कोलिजन की इसने, तो ये कितनी देर तक हवा में रहा। तो जरा बताओ, यहां से लेके यहां तक का टाइम अगर मैं टी नॉट मान लूं, यहां से यहां तक टी नॉट कितना होगा, कितना नीचे आया, एच, कितने टाइम में, तो लगा दो एच बराबर यू टी कितना, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। तो यहां से बताओ बेटा टी नॉट की वैल्यू रूट के अंदर 2h/g, रूट के अंदर 2h/g, राइट। कोई दिक्कत, ये टी नॉट है, तो जरा बताना आप मुझे, ये टी नॉट, तो बताओ यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, यहां से तक का टाइम, अगर ये टी नॉट है तो ये कितना होगा, ये होगा ई टी नॉट, यहां से यहां तक। अरे यार टाइम यहां से यहां तक होगा 2u/g, वेलोसिटी अगर ई टाइम्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहां से तक का टाइम ई टाइम्स हो जाएगा, ई टी नॉट होगा। बताएं कैसे, अच्छा यहां से यहां तक का टाइम बताओ, फिर ई टी नॉट होगा। ये बोलो ई स्क्वायर टी नॉट, ई स्क्वायर टी नॉट, क्या ये भी ई स्क्वायर टी नॉट, राइट। तो अगर हम निकालें टोटल टाइम, ये कितनी देर तक हवा में रहेगा, लेकिन टोटल टाइम कितने देर तक ये हवा में रहेगा, टोटल टाइम, चलो बताओ कितना होगा। पहले कितनी देर के लिए रहा टी नॉट, फिर कितनी देर के लिए रहा 2e t0, फिर कितना रहा 2 टाइम्स ई स्क्वायर टी नॉट, फिर कितना रहा 2e⁴t0, ऐसे चलता रहेगा। नो नो नो, ई क्यूब, सही है ना। चलिए डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो टोटल टाइम जो ये हवा में रहेगा, टी नॉट कॉमन ले लें प्लस, बल्कि इधर 2e t0 कॉमन ले लो, क्यों 1 प्लस ई स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये आएगा देखो टी नॉट प्लस 2e t0 1/1 - e, एल्सियम लो, टी नॉट माइनस ई टी नॉट प्लस 2e t0 1 - e, टी नॉट कॉमन ले लो, 1 प्लस e/1 - e। तो टोटल टाइम जितनी देर तक ये हवा में रहा, टकराने के लिए लगातार ऊपर नीचे जाता रहा, वो टाइम टी नॉट की वैल्यू थी रूट के अंदर 2h/g, ऊपर 1 प्लस ई, नीचे 1 - e। ये आंसर होगा हमारा। बताइए, कोई दिक्कत, जवाब देना आप, अगर दिक्कत नहीं है तो जवाब दीजिए जरा। करिए जल्दी से। आप देखिए, मान लो ऐसा हो जाए,
चलिए देखिए, मान लो ऐसा हो जाए, हमने यहां से किसी पार्टिकल को ऐसे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर अंडर ग्रेविटी XY प्लेन में फेंका, XY प्लेन फेंका, ठीक। जवाब दीजिएगा जरा हमको, कितनी वेलोसिटी से फेंका? u से, कितने एंगल पे? बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी होगा। रेंज कितना होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? u स्क्वायर, बोलो। हाँ तुम टेस्ट दे रहे हो काइनेमेटिक्स का, एक भी रिजल्ट नहीं बता पा रहे हो, बताइए मैक्सिमम हाइट। u बाई का मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होगा एच मैक्स। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखना ये कंपोनेंट कितना था? यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, इधर बोलो ये होगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा, राइट। ये एच मैक्स है, आप ध्यान देना। तो अच्छा, यह कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ई इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सवाल में ई 1 हो सकता है, हाफ हो सकता है, ठीक, 0 भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मान लो ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, ठीक। बताना हमको जरा, जब ये यहां टकरा रहा होगा, ऐसे ऐसे गिरा होगा, ये टकराने के जस्ट पहले का फोटो बना रहा हूं, u स्पीड से ही टकरा रहा होगा, इधर क्या लेके आया? u cos, नीचे की तरफ u sin थीटा, ठीक। जब ये रिबाउंड करेगा, यहां से वापस उठेगा, ऐसे ऐसे वापस उठेगा। तो मेरी बस मदद करिए, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, तो ध्यान दो। ये मान लो सरफेस समझाएं थोड़ा, जब ये यहां गिरा, ऐसे टकराया, ठीक, तो बताओ इधर कितनी वेलोसिटी लेके आया? u cos थीटा। इधर कितना लेके आया? u sin। ये टकराने के जस्ट पहले। जरा हमको समझाओ, कॉमन टेंजेंट कौन, लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन? तो बताओ ये लाइन कौन सी है? कॉमन टेंजेंट। ये लाइन, इसी लाइन में लगा होगा इंपल्स। तो ये इंपल्स बताओ वाई डायरेक्शन में, बताओ अगर हम इसका टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्व करना चाहते हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन है जिसके अलावा मोमेंटम कंजर्व होगा? कॉमन टेंजेंट, दैट इज u cos थीटा विल रिमेन कंजर्व। यानी टकराने के पहले अगर ये u cos थीटा लेके आया, तो टकराने के बाद भी u cos थीटा लेके वापस जाएगा। ध्यान से देखना, तो जब ये उठ रहा होगा तो ये u cos थीटा ही रहेगा। इसके बारे में बताओ, ये जो u sin थीटा है, ये बताओ लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या लॉन्ग है, क्या इंपल्स इसको बदलेगा? कितना बदलेगा? ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कोलिजन है, और कौन सा कोलिजन ये डिसाइड कौन करेगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और बताओ स्टेशनरी सरफेस से टकराया, तो ये बताओ लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग u sin थीटा से टकराया, तो वापस कितने से उठेगा? eu sin थीटा से उठेगा। अभी पिछला केस करके एक तो गए हैं, उसमें बी नॉट से टकराता था, ई बी नॉट से उठता था, बोलो। तो ये बताओ कितने से उठेगा? eu sin थीटा। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ ऐसे जाएगा? तो जरा देखो यहां पर, जब ये उड़ रहा होगा, यहां दिखा रहा हूं मैं, यहां पे जस्ट उड़ने पर ये कंपोनेंट तो u cos थीटा ही रहेगा, ये कंपोनेंट हो गया eu sin थीटा, और इधर की तरफ टेंजेंट के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी हो गई v डैश। ये वाली e टाइम्स क्यों हो गई? क्लियर है ना? क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग। चाहो तो e की इक्वेशन बना दो, e बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, चाहो तो इक्वेशन बना दो, देखना कैसे, e बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ जस्ट। तो हमने मान लिया ये वी वाई हमको निकालना है। अप्रोच कितने से हुआ लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग? u sin थीटा से।
तो बताओ वी बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई यू साइन थीटा। सिंपल सी बात है। जरा जवाब दें हमको, मानस त्रिपाठी जवाब दीजिए। मानस त्रिपाठी, यहां से यहां तक का टाइम कितना, टी नॉट, ठीक। ये रेंज कितना, आर, रेंज मान लो आर, ठीक। जवाब दो, जवाब दो। ये हाइट कितनी होगी, अगर ये h, अगर ये h तो वो कितना, ई एच। बिल्कुल गलत जवाब। हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट बोलो क्या होती है प्रोजेक्टाइल में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो बताओ ये कंपोनेंट कितने टाइम्स हुआ, ई टाइम्स। तो क्या हाइट कितने टाइम्स, ई स्क्वायर टाइम्स। तो ये बताओ ई स्क्वायर एच हो जाएगी। दिमाग लगाइए, एकदम अनपढ़ टाइप जवाब दे रहे हो। बताओ यहां से यहां तक का टाइम टी नॉट, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2u/g। यू वाई कितने टाइम्स हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ ई टाइम्स, ई टी नॉट हो जाएगा। बोलो बोलो, रेंज बताओ, रेंज अगर ये आर, ये कितना, क्या था रेंज का इक्वेशन, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स बदला, यू एक्स बदला, यू एक्स चेंज नहीं हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम्स, तो रेंज भी ई टाइम्स। तो ये देखो ई आर, ई आर बताइए। अब बताओ क्या ये फिर उठेगा, बोलो बोलो। जब ये उठेगा फिर से ऐसा प्रोजेक्टाइल, जवाब देना। अब हाइट कितनी हो जाएगी, ई बार 4h। रेंज कितना, ई स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट ई स्क्वायर टी नॉट। क्या ये फिर से उठेगा, छोटा प्रोजेक्टाइल फिर वैसे छोटा, ऐसे इनफाइनाइट बार टकराएगा, ऐसे इनफाइनाइट बार टकराएगा। तो हम यहाँ पे तुमसे टोटल हाइट नहीं निकलवाए, सब निकाल चुके हैं, अभी भी तो करा है। यहाँ चलो रेंज निकाल लेते हैं, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस सवाल में हमसे वो कहे, मान लो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी अभी भी निकाल के कहें, एकदम वही आएगा, वही आएगा। पहले टी नॉट होता था, फिर ई टी नॉट, फिर ई स्क्वायर टी नॉट, वही हो रहा है यहाँ पे भी। तो अब हम यहाँ टाइम भी नहीं निकाल, हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये ना, तो देखना भाई, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तुमसे कोई सवाल कर ले ऑब्जेक्टिव में कि हमने इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल फेंका, बताओ ये पार्टिकल इनफाइनाइट कोलिजन करेगा, कितना हॉरिजॉन्टल दूर जाके मिलेगा हमको, कितना हॉरिजॉन्टल दूर जाके मिलेगा। तो बताओ भाई टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आएगी, आर प्लस ई आर प्लस ई स्क्वायर आर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो एस टोटल, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आर कॉमन ले लो यार, क्या आ रहा है, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट तक। तो आ गया आर टाइम्स 1/1 माइनस ई, आंसर आ गया। जहां पे आर की वैल्यू क्या होगी, बोलो जल्दी से, यस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आर था, इधर 1/1 माइनस ई, ये आंसर नोट करें। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो एक सवाल लिखिए और एक क्वेश्चन लिखिए कॉलिजन का, हो गया ये। देखिए टू बिलियर्ड बॉल्स, टू बिलियर्ड बॉल, two billiard ball of same size and mass, two billiard balls of same size and mass are in contact, are in contact, are in contact on a billiard table,
are in contact on a billiard table, are in contact on a billiard table, फुल स्टॉक वाला लिखिए, a third ball of same size and mass, a third ball of same size and mass, strike them symmetrically, strike them symmetrically, strike them symmetrically, and remains at rest, and remains at rest, and remains at rest after the impact, and remains at rest after the impact. ठीक है, find coefficient of restitution, find coefficient of restitution between the ball, find coefficient of restitution between the ball. हमको बॉल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा गया है. कोई दिक्कत? चलो भाई, चलो सवाल पढ़ लो. एक बिलियर्ड टेबल है, तो बिलियर्ड टेबल तो ऐसे होगी हॉरिजॉन्टल, ये टेबल है. तो बताओ इस पे जो बॉल रखे हैं, दो बॉल कांटेक्ट में, तो उनके जो एमजी है वो किससे बैलेंस है? नॉर्मल से. ठीक, कोई प्रॉब्लम? एक तीसरा बॉल सिमेट्री में आके उन दोनों को हिट करता है, और जो हिट करने आया है वो टकराने के बाद रुक गया है, रुक गया, रेस्ट हो गया. बाकी दोनों में मोशन आया होगा, देखते हैं क्या हुआ. कह रहे हैं अगर ऐसा है तो किन्हीं भी दो के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है, राइट. तो चलो पहले एक रफ डायग्राम बनाया जाए, ध्यान दीजिए. क्या आइडेंटिकल बॉल है? तो ये सवाल ऑब्लिक कोलिजन का है बेसिकली, ये ऑब्लिक कोलिजन का सवाल है, बढ़िया समझेंगे. हम आपसे कहें यहां पर 3 फोटो बनाइए, एक जस्ट बिफोर कोलिजन, एक ड्यूरिंग कोलिजन और एक जस्ट आफ्टर कोलिजन. ठीक है, समझना बहुत बढ़िया से. मैं तुमसे कहूं ऐसे कि ये दो पार्टिकल मान लो ऐसे, ये दो बॉल थोड़ा बड़ा बना दें, क्यों? समझाने के लिए. एक बॉल ये था, दूसरा बॉल ये, और तीसरा बॉल एकदम आइडेंटिकल ऐसे हिट करने आ रहा है. हमने मान लिया ये यू से टकराने आ रहा है, एकदम सिमेट्री में टकराने आ रहा है, तो सिमेट्री तो यहां मानी जाएगी, देखो यहां. और ये दो एकदम कांटेक्ट में थे और आइडेंटिकल हैं. ये आइडेंटिकल का मतलब दोनों का मास, रेडियस सेम. ये तीसरे वाले का भी मास सेम, रेडियस भी सेम. ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर कोलिजन है, टकराने के जस्ट पहले का फोटो बेटा ये. अच्छा, इनकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर बराबर है, आइडेंटिकल बोला गया है, और ये सब एक हॉरिजॉन्टल टेबल में है, तो इनका जो mg है वो टेबल की नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस. यानी हम जो भी बात करेंगे वो टेबल के प्लेन में बात करेंगे, और तुमसे सवाल पूछेंगे कि किस डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करें ना करें, सब आपको जवाब देना है. देखिए अगला फोटो में बनाने चला ड्यूरिंग कोलिजन. तो ड्यूरिंग कोलिजन जरा समझना, ये दो ऐसे रुके हुए थे, तीसरा आया ऐसे टकराया, ऐसे ऐसे, ये सेंटर इनके. देखिए भाई इनके नाम रखते हैं, इसका नाम रख देना है 1 पार्टिकल, इसका नाम 2, इसका नाम 3, स्ट्राइकर का नाम 3 है. तो ये बताओ 1 2 3, बताओ
3 वाले ने किस किस का कोलिजन हुआ पहले बताओ। 3 का किससे हुआ? 1 से और दोनों से हुआ है और आइडेंटिकल हुआ है, लेकिन 1 और 2 आपस में कोलाइड नहीं करे हैं। तो देखना हम इनके कोलिजन को समझे। देखो इन दोनों के लिए अगर हम 1 और 3 के कोलिजन को समझे, ये लाइन इनकी कॉमन टेंजेंट, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लाइन ऑफ, तो ऐसे आया होगा एक इम्पल्स। अच्छा एक बात हो, इधर एक इम्पल्स आया जे, मान लो जे, तो बताओ ये वाला जे किस में लगा? किसने लगाया? तो ये y1 on 3 एक्शन, तो ये y1 on 3 रिएक्शन, ये एक्शन, ये y3 है on 1। ओहो क्या करवा रहे तुम लोग, ये y1 on 3, आपकी संगत में रह के मेरे ऊपर भी असर आ गया है। y3 on 1, ये देखिए ये एक्शन ये रिएक्शन। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, अब देखना इन दोनों के लिए देखो ये लाइन कॉमन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इंपैक्ट और इसी लाइन में आया होगा इम्पल्स। बस इतना बता दो, इधर देखो इतना बता दो, इधर इम्पल्स और ये इम्पल्स अलग अलग होगा कि बराबर होगा? क्यों? सिमेट्री में है, तो दोनों तरफ उसने इम्पैक्ट बराबर छोड़ा होगा। तो ये बताओ इम्पल्स और ये इम्पल्स बराबर, तो ये इम्पल्स किसने दिया? y3 on 2, ये वाला बोलो y2 on 3, ये होगा। ये फोटो कब का? ड्यूरिंग कोलिजन। और ये बातचीत एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रही है, ठीक, ये प्लेन में लग रहे हैं जे। ध्यान से देखिएगा, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, समझते हैं कौन किधर भागेगा, जरा समझते हैं, हमें हर बात का जवाब मिलेगा। अब मैं जस्ट आफ्टर का फोटो बनाने जा रहा हूं, मैंने पूछा 1 से, मैंने पूछा 1 से, ध्यान देना, मैं 1 पार्टिकल से पूछने जा रहा हूं कि आप बताइए आप रुके हुए थे, क्या आपको झटके जैसा कुछ एहसास हुआ? कह रहा सर इधर की तरफ एक इम्पल्स आया है मेरे ऊपर। इम्पल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मूवमेंट। हमने इससे इंडिविजुअली पूछा, ध्यान देना इंडिविजुअली। तो जरा बताओ क्या ये मोमेंटम गेन करेगा? अगर कोई रुका है, रुके हुई बॉडी पर जिधर की तरफ लगेगा इम्पल्स उसी डायरेक्शन में वो पकड़ लेगा मोमेंटम। तो ये किधर की तरफ भागेगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट। किस किस का लाइन ऑफ इंपैक्ट? 1 और 3 का। तो ये बोला हम इधर चले v वेलोसिटी से, इसका मास है हमें, और ये v वेलोसिटी इसने लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग पकड़ ली। बोलो बताओ, इसका अगर हम इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व करने की कोशिश करें, जवाब देना हमको अच्छे समझाइए हर बात का जवाब। इसका इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व होगा ओनली अलोंग कॉमन टेंजेंट, क्योंकि जो इंपल्स आया है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग, जहां जहां ये इंपल्स पहुंचता रहेगा वहां वहां मोमेंटम बदलता रहेगा। इंपल्स की पहुंच कहां नहीं है? 90 डिग्री पे, और वो 90 डिग्री वाली लाइन कौन सी है? कॉमन। इस लाइन में इसका मोमेंटम हम इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, और ऑलरेडी तुमने कंजर्व कर रखा है, तुम्हें पता भी नहीं कर रखे हो। देखो कैसे, बताओ टकराने के पहले इस कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी 0, टकराने के बाद भी इसकी वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग कितनी मानी तुमने? 0, क्योंकि वेलोसिटी इसमें मानी तुमने v, तो इस v का इधर कोई कंपोनेंट तो तुमने ऑलरेडी कंजर्व कर रखा, राइट। अब आओ पार्टिकल नंबर 2 से पूछो। हमने इससे कहा आप बताओ, कह रहा हमको भी एक झटका इधर मिला सर, मैं भी रुका था और अचानक से मुझे एक इंपल्स मिला, तो मैं भी इसी इंपल्स की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल दिया। बताओ इसका v और इसका v अलग अलग सेम, क्यों सेम? क्योंकि दोनों पे इंपल्स, दोनों की मास, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, राइट। अब आओ, हमने पूछा 3 से, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ?
पार्टिकल नंबर, अच्छा बताओ इसका भी इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व होगा ओनली अलोंग कॉमन टेंजेंट, जो कि ऑलरेडी कंजर्व है। बहुत बढ़िया समझना। पार्टिकल नंबर 3 से पूछा हमने इससे, तुम बताओ, कह रहा मैंने 2 झटके महसूस किए हैं, क्योंकि मैंने लोगों को 2 झटके दिए हैं तो मुझे भी 2 रिएक्शन के फॉर्म में मिले हैं। बताओ, एक झटका इसको इधर जे, एक झटका इधर जे, बोलो भाई। ऐसे 2 जे आए, कोई दिक्कत? बताओ इन जे के जो एक्स कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में इधर की तरफ, वो तो ऐड हो गए, लेकिन जो वाई कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल हो गए। ये वाई वर्टिकल नहीं है, वाई ऐसे है, ये प्लेन में है ऐसे, ये है वाई, ये वाई नहीं है, वाई ये है, हॉरिजॉन्टल टेबल में कोलिजन हो रहा है तो वाई डायरेक्शन ये है। जवाब दो मुझे, क्या ये जे वाई आपस में कैंसिल? बताओ ये 2jx जो झटके इसने महसूस किए 2jx किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स में। ये वेलोसिटी कितनी लेके आ रहा था? u। तो ये 2jx इसके मोमेंटम को घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? घटाएंगे। वो घटा के इसको कर दिया रेस्ट, 0 कर दिया। सवाल में यही तो कहा है, बोलो, हर बात का लॉजिक है। जवाब दीजिए। मैं कहूं इसका इंडिविजुअल मोमेंटम मैं कंजर्व करना चाहता हूं, किसका? थर्ड का। थर्ड पार्टिकल का इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व किस लाइन के अलॉन्ग होगा? हम जो पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे हो तुम। हम कह रहे किसके कौन सा ऑप्शन है, तुम कह रहे हो ये नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कौन होगा, तुम ये मत बताओ कौन नहीं होगा। वो कौन सी डायरेक्शन जिसके अलॉन्ग थर्ड पार्टिकल का इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? अरे सिंपल सी बात, जिस डायरेक्शन में इंपल्स, कौन सी वो डायरेक्शन जहां इंपल्स नहीं है? इस पे नेट इंपल्स किधर आ रहा है? हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल ये वाई डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं। यस यू आर राइट, इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स। जब इंपल्स नहीं इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कंजर्व। तो जवाब दो, वाई डायरेक्शन में ये कितना मोमेंटम लेके आया? बाद में कितना? कंजर्व है, राइट। हर एक बात का लॉजिक क्लियर होगा तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बताओ, इसका इंडिविजुअल मोमेंटम कैन बी कंजर्व ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, इसका इंडिविजुअल मोमेंटम कैन बी कंजर्व ओनली अलोंग, इसका ओनली अलोंग कंबाइंड मोमेंटम। तीनों को एक साथ देखो, तीनों का कंबाइंड मोमेंटम कैन बी कंजर्व अलोंग ऑल डायरेक्शन इन प्लेन ऑफ बिलियर्ड टेबल। इन प्लेन ऑफ टेबल अगर हम कंबाइंड देखें तो ये जे कंबाइंड के लिए कैसे इंटरनल हो गए। अगर तीनों को एक ही बॉडी मान लें तो जे इज इंटरनल फॉर ऑल 3 सिस्टम, तो हम बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस प्लेन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्स है ही नहीं, तो कंबाइंड का लीनियर मोमेंटम हम हर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? क्लियर? तो लिखें इसमें पहला पॉइंट, ये लिख लें जरूर, नोट लगा के लिखिए। देखें, combined momentum of all 3 body, combined momentum of all 3 body, combined momentum of all 3 body can be conserved along any direction, in plane of horizontal, in plane of billiard table, in plane of billiard table, in plane of billiard table, in plane of billiard table। कह रहे हैं बिलियर्ड टेबल के प्लेन में हम हर डायरेक्शन में कंबाइंड मोमेंटम क्या कर सकते हैं? कंजर्व, राइट। अभी करेंगे भी, बिकॉज इंपल्स इज इंटरनल,
because impulse is internal, for combined system of all three. Because impulse is internal for combined system of all three, right? अब लिखो इसमें दूसरा पॉइंट, लिखा इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 and 2, 1 और 2 ये है, इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 and 2, individual momentum of particle 1 and 2 can be conserved only along their respective common tangent, बताइए, क्लियर है? ओनली अलोंग देयर रिस्पेक्टिव कॉमन टेंजेंट। क्यों? अब बनाने जा रहा हूं मैं इक्वेशन, देखना कितने अननोन, 2 कौन 2 कौन 2 सही है। जे भाई निकालने आए हो तो सर एक यू और एक वी, यू दिया सवाल में, यू तो हमने मान लिया है, एक वी और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वही तो पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो 2 अननोन, तो इक्वेशन भी, और 2 इक्वेशन के लिए 2 कॉन्सेप्ट, और 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास है। देखो एक कॉन्सेप्ट, हम इन तीनों को अगर एक साथ देखें तो बताओ जो जे आए वो कंबाइंड के लिए कैसे हैं? तो हम कंबाइंड का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अलोंग, हम करेंगे अलोंग एक्स, हॉरिजॉन्टल में करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में लेके आया। हम कर सकते हैं किसी भी लाइन के अलोंग, लेकिन हम करने जा रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक बात बताओ, जब ये टकरा रहे होंगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? आइडेंटिकल है भाई, आइडेंटिकल है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एंगल कितना होगा? 60, ये भी कितना होगा? बहुत बढ़िया, ये भी कितना होगा? 60। तो जरा जवाब दो, जब ये भाग रहा होगा इधर इस डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना होगा? सोच के बताओ। सर कौन सा? ये एंगल इस डायरेक्शन जा रहा होगा, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से चाहिए हमें। अब 120, अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? ये पूरी लाइन कितने की होगी? 30 होगा, ये पूरा 180 होगा, ये 60 हो गया, 90 हो गया, तो 30 नहीं बचेगा, 30 होगा। बहुत बढ़िया। ये भी बताओ हॉरिजॉन्टल से कितने पे जा रहा होगा? 30 पे जा रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब बताना, ये 30 समझ में आ रहा है कैसे? अरे यार ये 60 है, 90 तो 30 नहीं बचेगा, 180 होना है। ठीक, लिखिए पहला, कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, लाइन लिखिए, फिर उसके नीचे फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो हम टकराने के पहले, टकराने के जस्ट बाद इन तीनों का कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व करने जा रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल। जवाब दो, इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में, फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में। बताना इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना मोमेंटम लेके आया? mu, किधर की तरफ? प्लस आई, तो हम प्लस मान लें इसको। चलो, तो ये बताओ प्लस mu लेके आया, बाकी 2 का कितना? 0 0। ये टकराने के जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद ये बताओ हॉरिजॉन्टल में कितना मोमेंटम लेके गया? mb cos 30 प्लस का, बहुत बढ़िया, mb cos 30
ये बताओ हॉरिजॉन्टल में कितना मोमेंटम लेके गया? mb cos 30, बहुत बढ़िया, mb cos 30, ठीक है, कोई दिक्कत? प्लस इसका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में 0, ये तो रुक गया। तो देखो m पूरे से कटा दो, एक इक्वेशन आ गई u बराबर 2b cos 30, cos 30 कितना होता है? तो u बराबर √3v, यानी अगर हमें u पता है तो ये दोनों टकराने के बाद कितनी स्पीड से जाएंगे? v बराबर u बाई √3, v बराबर u बाई √3 से जाएंगे। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ, लगाने चले e बराबर, यहां लिख रहा हूं e बराबर, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किन्हीं भी दो के बीच का जिनका कोलिजन हुआ है, तो चाहे तो आप 3 और 1 को पकड़ लो या 3 और 2 को पकड़ लो, 1 और 2 को मत पकड़ना, उनका कोलिजन ही नहीं हुआ, जिन दो का हुआ। अच्छा इन दो के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वही इनके बीच में आइडेंटिकल है। तो आप हमको बताइए हम किन दो में इंटरेस्टेड हैं? आप 3 और 1 में, ठीक, चलो ई बराबर ऊपर क्या लगते हैं? वेलोसिटी ऑफ अलोंग लाइन ऑफ जस्ट, तो जवाब देना था, देखना अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये इधर जा रहा है v से और यही लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट कलम कितने सेपरेट हो रहा है? v से, और ये सेपरेट, तो बताओ ऊपर क्या आएगा? v माइनस 0, ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट बिफोर कोलिजन, तो ये u से आ रहा था हॉरिजॉन्टल में, लेकिन हमें चाहिए अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो ये u है हॉरिजॉन्टल, इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट ये थी भाई ये, तो ये एंगल 30 है कि नहीं? तो इधर u का cos 30, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos 30। अच्छा इस वाले का कोई अप्रोच, तो बताओ E बराबर v अपॉन u cos 30, और v की वैल्यू, u की वैल्यू यहां रख दो, चलो भाई बताओ, यहां से v अपॉन u की वैल्यू रख दो, चलो u बराबर √3v, और ये होता cos 30 √3/2, v से v कैंसिल, आंसर 2/3, आंसर आ गया। तो यहां जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रहा होगा वो E इक्वल टू 2/3, अगर E इक्वल टू 2/3 कौन सा कोलिजन? इनइलास्टिक, ना परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली इलास्टिक, E1 से छोटा आ रहा है, राइट। चलिए हेड डालिए, क्लियर है ना ये क्वेश्चन एकदम से? तो सोचो जब तक तुम्हें ये बात क्लियर नहीं होगी आप कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाएंगे कॉलेजन में, ठीक है। हेड डालिए, केस ऑफ मैन एंड प्लैंक, केस ऑफ मैन एंड प्लैंक, इसे रफ कर रहे हैं, केस ऑफ मैन एंड प्लैंक, जरा समझिए क्या मतलब इसका। केस ऑफ मैन एंड प्लैंक, केस ऑफ मैन एंड प्लैंक, समझो मतलब क्या। हमसे सवाल ऐसे करते हैं, एक आदमी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, प्लेटफॉर्म और ग्राउंड के बीच में स्मूथ है, नीचे कोई फ्रिक्शन अलाउड नहीं, ध्यान देना सवाल कुछ ऐसा, ये एक प्लेटफॉर्म है, थोड़ा इधर को बनाते हैं, देखिएगा ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? L,
नीचे है कैसा, स्मूथ। प्लेटफॉर्म का मास कितना, कैपिटल एम। ठीक है, जवाब दीजिएगा। पर्सन का मास स्मॉल एम, यहाँ एक पर्सन है। अभी हम एक पर्सन खड़ा कर रहे हैं, बाद में 2 3 भी करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर तो कुछ भी करिए। ये स्मॉल एम पर्सन का मास, प्लेटफॉर्म का मास कितना, कैपिटल एम। ठीक, अब बताना जरा। नीचे कैसा है, स्मूथ। कह रहे हैं ये पर्सन एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म कितना पीछे खिसक के जाएगा, ऐसा हमसे सवाल पूछते हैं। ये पर्सन एक एंड से दूसरे एंड पर जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म कितना पीछे जाएगा, ये हमें बताना है। राइट, समझो जरा, पहले समझो कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पर्सन का अपना सेंटर ऑफ मास कहां होगा, पर्सन के पास, यहां पे, ये स्मॉल एम का। प्लेटफॉर्म का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मिड पे, प्लेटफॉर्म के मिड पर, ये कैपिटल एम यहां होगा। इन दोनों का कंबाइंड सीएम कहां होगा, इन दोनों के बीच में कहीं, एकदम मिड में नहीं होगा, बीच में कहीं। मान लो यहां कहीं होगा, ये मान लो उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखिएगा, ये दूरी भी हम निकाल सकते हैं। मान लो ये दूरी अब एक्स ये मान लें, तो अब यही ऑरिजिन मान लो 0 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, L/2, 0। बताओ, तो हम एक्सीएम निकाल सकते हैं। एक्सीएम बराबर m1 x1 0, m2 x2 L/2 अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो यह आएगा कैपिटल एम L/2 अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये आ गया उनके कंबाइंड सीएम की पोजीशन। बोलो, कोई दिक्कत? ध्यान से देखना। अगर पर्सन से हम इंडिविजुअली पूछें, इंडिविजुअल, कि आप राइट जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं, जवाब दो। अगर मैं राइट जा रहा हूं तो मेरे पैर पर फ्रिक्शन किधर, अगर मैं राइट जा रहा हूं तो मेरे पैर पे फ्रिक्शन भी राइट। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। लग रहा होगा ये फ्रिक्शन इसके खुद के सेंटर ऑफ मास के लिए कैसा, एक्सटर्नल। तो ये इसकी पोजीशन को चेंज करेगा, बदलेगा। यानी इस पर एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मोमेंटम बदलेगा, इसकी पोजीशन भी बदलेगी। ये किधर की तरफ भागा, राइट। सुनना, प्लेटफॉर्म से पूछें तो ये तो देखो राइट चला, ये एक्सटर्नल हो गया। प्लेटफॉर्म से पूछो, ये देखना प्लेटफॉर्म कह रहा सर इसके पैर पर फ्रिक्शन राइट, मेरे ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट। बताओ फ्रिक्शन पर इस प्लेटफॉर्म के लिए भी ये वाला फ्रिक्शन क्या एक्सटर्नल हो गया, नीचे कैसा, तो कोई रोकने वाला, तो ये प्लेटफॉर्म किधर जाएगा, तो प्लेटफॉर्म का सीएम बोला, देखो पर्सन का सीएम बोला मैं चला राइट, प्लेटफॉर्म का सीएम बोला मैं चला लेफ्ट। तो जैसे ही ये पर्सन इधर की तरफ कदम बढ़ाएगा, प्लेटफॉर्म किधर की तरफ, पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। बोलो, हमने बात करी इनके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास से, ये कंबाइंड सीएम, ये इनका कंबाइंड सीएम। हमने इससे कहा तुम कहां जाओगे, पर्सन राइट जा रहा है, प्लेटफॉर्म लेफ्ट जा रहा है, आप कहां जाएंगे। ये क्या कह रहा है, कह रहा है हम तो रिप्रेजेंट करते हैं कंबाइंड को, हमारा नाम ही है कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। तो बताओ ये इन दोनों के कंबाइंड मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ कंबाइंड के लिए ये फ्रिक्शन कैसा, इंटरनल, तो इस पे नेट फोर्स 0, इसका एक्सेलरेशन, और पहले से दोनों पर्सन और प्लेटफॉर्म रुके हुए थे, तो सीएम की वेलोसिटी भी 0, क्योंकि m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 0 होगा, ये 0। तो बताओ इसकी पोजीशन चेंज, ये कहेगा हम तो परमानेंट रेस्ट पे रहेंगे, ये यहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन भागेगा राइट, प्लेटफॉर्म भागेगा लेफ्ट, लेकिन कंबाइंड सीएम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे। तो देखने कुछ देर के बाद ऐसा देखने को मिलेगा, पर्सन पहुंच गया यहां, कंबाइंड सीएम देखो अभी भी वही, कंबाइंड सीएम वही है, प्लेटफॉर्म का सीएम प्लेटफॉर्म के मिड पर पहुंच गया होगा यहां कहीं, और पर्सन का सीएम पर्सन के पास। ये देखो कंबाइंड सीएम रेस्ट पर है,
कंबाइंड सीम रेस्ट पर। बताइए, अब समझो, हमसे सवाल ये करते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ये प्लेटफॉर्म कितना लेफ्ट खिसक गया, एक्स, ये हमें निकालना। ये एक्स बताओ, शिफ्टिंग ऑफ, ये किसकी शिफ्टिंग है? शिफ्टिंग ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बहुत बढ़िया। शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ये हमें निकालने को बोला गया, ये हमें निकालने को कहा गया। हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हमारी थोड़ी सी मदद करिए, बस थोड़ी सी मदद। ये पर्सन यहां से यहां पहुंच गया, इस किनारे तक। तुम कहां बैठे हो? अर्थ पे। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखोगे, ध्यान से देखना। तुम देखोगे सर ये यहां से वास्तव में यहीं तक आ पाया। क्यों? क्योंकि ये चलना तो चाहता था एल, लेकिन प्लेटफॉर्म का ये किनारा खुद उसके पास आने लगा, तो इसको ये जल्दी मिल गया। तो बताओ, वास्तव में इस पर्सन ने, वास्तव में मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एल चला गया एल से कम, और उतना कम जितना प्लेटफॉर्म इसके पास आया। लेकिन अगर जो आदमी यहां बैठा होगा, मान लो यहाँ एक चीटा बैठा है कोई, जैसे वो आ रहा होगा, जब यहाँ पे चीटा बैठा है तो यहाँ चीटा होगा, वो क्या कहेगा? कहेगा ये पर्सन चल गया कितना, एल। लेकिन ये जो एल चला पर्सन, वो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, विद रिस्पेक्ट टू चीटा, राइट? तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म चला है कितना, एल। तो बताओ जरा तुम मुझे, शिफ्टिंग ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना, एल आई कैप। बोलो, क्लियर है? ये देखो यहां से यहां तक आ पाया, तो इसकी ये वाली शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में कितनी बोलेंगे, एल। तो शिफ्टिंग ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म एल आई कैप। अब बताओ, शिफ्टिंग ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना, शिफ्टिंग ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना, एक्स माइनस आई कैप आएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बताओ, दोनों को ऐड करोगे? शिफ्टिंग ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आया, एल माइनस एक्स आई कैप। और ये तुम कॉमन सेंस से भी देखो कह रहे थे, क्यों? अब सुनो, हमें ये एक्स निकालना, प्लेटफॉर्म की शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, कि प्लेटफॉर्म कितना पीछे खिसक के आ गया। जवाब दो। हम आपको सिखा चुके हैं कॉन्सेप्ट। अगर कंबाइंड सीएम रेस्ट पे रहना है तो उसके दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर है। पहले सीएम मान लो यहां है, तो उसके दोनों तरफ मास मूवमेंट बराबर। लेकिन अगर ये मास मूवमेंट बदलने लगे दोनों, और कंबाइंड सीएम अभी भी रेस्ट पे है, इसका मतलब दोनों तरफ मास मूवमेंट का चेंज भी बराबर होना चाहिए। पढ़ाया था मैंने, ये तक लिखवाई लाइन, टू कीप द सीएम एट रेस्ट द चेंज इन मास मूवमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ साइड्स। तो जरा बताओ ये कितना मास मूवमेंट चेंज करके गया सीएम के अबाउट। तो बताओ, अगर सीएम को रेस्ट पे रहना है तो सीएम के अबाउट जितना राइट साइड मास मूवमेंट चेंज हो उतना ही मास मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो जितना राइट साइड हो मतलब जितना प्लस का मास मूवमेंट उतना माइनस, और टोटल सम कितना, जीरो होना चाहिए। यानी नेट चेंज इन मास मूवमेंट शुड बी जीरो। अगर नेट चेंज इन मास मूवमेंट जीरो है सीएम के अबाउट, तो सीएम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो बताओ जरा, बताओ जरा, मैं करने जा रहा हूं सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई जीरो होना चाहिए, नेट चेंज इन मास मूवमेंट जीरो। बोलो, बताओ जरा, पर्सन ने कितना मास मूवमेंट चेंज किया, पर्सन का मास, पर्सन की शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एल माइनस एक्स आई कैप, चलो, प्लस प्लेटफॉर्म का मास, प्लेटफॉर्म की शिफ्टिंग एक्स क्या, माइनस आई कैप, और ये सम कितना होना चाहिए, जीरो। बोलो, पूरे से आई कैप कटा दें तो बताओ ये बचा एम एल बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स। तो एक्स बराबर आ गया स्मॉल एम एल अपॉन
M प्लस कैपिटल M, ये आंसर आ गया। इतना प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ खिसक के जाएगा। अच्छा, इसमें माइनस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुमने माइनस ऑलरेडी मान लिया, तुम खुद समझ गए किधर जा रहा है। अगर हम राइट मान के करते तो ये अपने आप कैसा आता? नेगेटिव, जो बताता कि आपने इसकी डायरेक्शन गलत मान ली है। बोलो भाई, यानी लॉजिक क्या है कि अगर कंबाइंड सीएम को रेस्ट पे रहना है तो उसके दोनों तरफ चेंज इन मास मूवमेंट बराबर होना चाहिए, या वेक्टर एडिशन ऑफ मास मूवमेंट जीरो होना चाहिए। वेक्टर एडिशन ऑफ चेंज इन मास मूवमेंट क्या होना चाहिए? जीरो, राइट। हटा दें। अब देखो एक सवाल अगला, और ये ध्यान रखना, नेट चेंज इन मास मूवमेंट जब जीरो करना ही कब कर सकते हैं? जब सीएम रेस्ट पे है, सीएम अपनी पोजीशन चेंज, और हमेशा इसमें शिफ्टिंग हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रखना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे, ऐसे ये मास मूवमेंट का कंजर्वेशन है अगर देखा जाए। अगर हम इन्हीं शिफ्टिंग को डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या बन जाएंगी? वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। और मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखो, देखना, मान लो हम आपसे कहें, मान लीजिए हम आपसे कहें मान लीजिए आपसे कहा जाए ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसे एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की जगह हम बोट बना दे रहे हैं, बोट, ठीक। समझो ये एक बोट है, नीचे कैसा है? नीचे कैसा? स्मूथ। बोट रोड पे चलता है क्या? वाटर। तो वाटर कैसा? स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ये शांत जल है, ठीक है। स्मूथ की जगह स्टिल वाटर ले लिया। पापा बैठ गए, चलिए, ये स्टिल वाटर, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये स्टिल वाटर है। अब देखिए, इस बोट का मास, इस बोट का मास अब देखो, इसका मास मान लो, बोट का मास कितना मान लें? जल्दी बोलो, अरे मास बोलो ना। 50 kg। तुम्हारा कितना है? 92 लेंगे तब। 90 kg ये बोट का मास है, ठीक। अब देखना, एक आदमी यहां आयुष, कितना मास तुम्हारा? 60 kg। 60, तुम बताओ मानस त्रिपाठी। 70, 70 kg, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखना, ये बीच का जो गैप है ये मान लो 10 मीटर, जिनका नाम है मान लो आयुष, ये आयुष, ये मानस, और ये है उत्कर्ष। क्या दिक्कत है? ये उत्कर्ष है, बोट, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, कई लोग लिखते हैं डबल, कई लोग लिखते हैं डबल, लिखते हैं नहीं? बताइए, बहुत लोगों को, स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कई,
अब तो लोग खुराना में 3-4 के लगा लेते हैं, अब तो चलिए। तो बताइए, लिखें इफ बोथ पर्सन ब्रैकेट में लिख लो आयुष एंड मानस exchange their position, if both person ब्रैकेट में आयुष एंड मानस exchange their position, then find shifting of boat, with और ब्रैकेट में उत्कर्ष, shifting of boat, find shifting of boat। जवाब देना। हमने कहा ये दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली। इफ बोथ पर्सन एक्सचेंज देयर पोजीशन देन फाइंड शिफ्टिंग ऑफ बोट। अगर हम इतना बोल रहे हैं फाइंड शिफ्टिंग ऑफ बोट मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सुनो अब ध्यान से, कोई सवाल का जवाब। ये किधर जाएगा? राइट। तो इसका अपना सीएम किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? इसका सीएम किधर? बोट किधर जाएगा? मान लो राइट, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लिया किधर जा रहा, तो बोट का सीएम किधर जा रहा? राइट। इन तीनों का कंबाइंड सीएम कहां जाएगा? रेस्ट। अरे कर कॉन्सेप्ट तो वही है। इन तीनों का जो कंबाइंड सीएम होगा वो अपनी पोजीशन चेंज, वो क्या रहेगा? रेस्ट। क्लियर है? आप देखो जरा, ठीक है। फाइंड शिफ्टिंग ऑफ बोट। आप देखिए, तो बताओ भाई, तो नेट चेंज इन मास मूवमेंट हमने बोट मान लिया, तो चलो पहले एक बात बताओ, शिफ्टिंग ऑफ 60 kg विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालो पहले। चलो तो पहले हम लिखेंगे शिफ्टिंग ऑफ 60 kg विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस शिफ्टिंग ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। पहले हमें सबकी शिफ्टिंग बनानी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तभी तो मास मूवमेंट लगा पाएंगे। तो बताओ 60 kg का बोट के रिस्पेक्ट में कितना गया? 10 आई कैप। बोट की शिफ्टिंग तुमने किधर मानी? लेफ्ट राइट? राइट मान लो तो एक्स आई कैप मान लिया। अगर तुमने राइट माना और प्लस आ गया तो बिल्कुल सही माना, और माइनस आ गया तो उतना ही आंसर, बस लेफ्ट, चिंता की बात नहीं। तो ये हो गया 10 प्लस एक्स आई कैप, ये हो गई शिफ्टिंग 60 kg की। शिफ्टिंग ऑफ 70 kg विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। चलो तो शिफ्टिंग ऑफ 70 kg विद रिस्पेक्ट टू बोट लिखेंगे प्लस बोट का शिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखेंगे। बोलिए, तो ये कितना है 70 kg का बोट के रिस्पेक्ट में? -10 आई कैप, और ये प्लस एक्स आई कैप, तो ये हो गया x माइनस 10 आई कैप। ये हो गई शिफ्टिंग 70 kg की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बोलो, अब हम करने जा रहे हैं नेट चेंज इन मास मूवमेंट वेक्टर फॉर्म में बराबर 0। ये किस बात के लिए कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं? टू कीप द सीएम एट, कौन सा सीएम? कंबाइंड सीएम। ये किस बात के लिए कॉन्सेप्ट है? टू कीप द सीएम एट रेस्ट, बल्कि कंबाइंड सीएम, राइट। नीचे हमेशा स्मूथ होना चाहिए, ध्यान देना। स्मूथ की जगह यहां स्टिल वाटर इसलिए लिया गया ताकि नीचे से कोई फ्रिक्शन ना लगे। चलो बताओ भाई, इसका 60 kg का मास मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखो। 60 इंटू मास इंटू कितनी शिफ्टिंग? 10 प्लस एक्स आई कैप। 70 kg का लिखो 70 इंटू एक्स माइनस 10 आई कैप। बोट का लिखो, बोट का मास 90 kg, शिफ्टिंग कितना? एक्स आई कैप बराबर 0 होना चाहिए। हमने सबका मास मूवमेंट का चेंज लिख दिया और सबको ऐड करके 0 कर दिया। बोलिए चलो भाई सॉल्व करो अब जरा। ये 600, ये 60x आई क्या बढ़ा दिया, ये 70x माइनस 700 और प्लस 90x बराबर 0। तो ये कितना हो रहा है जरा बताओ मुझे जल्दी से। उधर जाएगा 100 ना, 130 220 क्यों, 220x बराबर 100। देखो 0 से 0 कटा,
x बराबर 5/11 मीटर, ये आंसर आ गया और प्लस आ रहा है। इसका मतलब हमने जो शिफ्टिंग मानी थी बोट की, किधर की तरफ, बिल्कुल। तो देखो शिफ्टिंग ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमने एक्स आई कैप मानी थी, तो ये आंसर हो गया 5/11 आई कैप। और हम कह रहे हैं अगर एक्स माइनस आ जाता तो हम यहाँ माइनस लिख देते, तो वो अपने आप माइनस आई कैप हो जाता। समझिए पॉइंट, ये आंसर कर लेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज हम यहीं रोक रहे हैं।